हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 सारा पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से फटाफट जाइए, पढ़िए और वापस आइए चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो चैप्टर नंबर 2 क्या हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब हमने देख लिया था हमको ब्रिटिश रूल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, राइट। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने क्या क्या चीजें किए तो हमने अपनी इकोनॉमी को वापस लाने के लिए, राइट। सो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी। भाई अब सोचना पड़ेगा ना कि चलो ये सब काम तो हो गया, अब ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिपेंडेंस मिल गई, अब आगे कैसे मूव ऑन करना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करी। नाउ द क्वेश्चन इज प्लानिंग कौन करेगा? क्या जनरल पब्लिक प्लानिंग करेगी? नहीं, प्लानिंग कमीशन उस टाइम बना हुआ था, उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी। कब बना था प्लानिंग कमीशन? 1950 में बना था, राइट। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मेरे पास बचे कुछ रिसोर्सेज अब मेरे पास बचे थे, दैट इज द स्कार्स रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड दी नेशनल प्रायोरिटीज। कि भाई अब मेरी नेशनल प्रायोरिटीज क्या होंगी? नेशनल प्रायोरिटीज मतलब कि मेरे नेशन को अब क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे बचे कुछ रिसोर्सेज थे उसको मैं बहुत अच्छी जगह लगाना चाहती थी और बेस्ट आउटपुट निकालना चाहती थी, राइट। तो प्लानिंग कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था? प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम। प्लानिंग कमीशन लेकिन डिसॉल्व हो गया, फिर वो रिप्लेस हुआ नीति आयोग। अब क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग कब आया? 2015 में। नीति आयोग का काम क्या था कि पॉलिसी सजेस्ट करे जिससे कि मेरा जीडीपी ग्रोथ बढ़े, क्योंकि अल्टीमेट मुझे क्या चाहिए था अब कि अब मेरा जीडीपी ग्रोथ बढ़े, क्योंकि मेरी इकोनॉमी पूरी शैटर्ड हो चुकी थी, राइट। तो अब प्लानिंग कमीशन ने काम किया, फिर प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हुई तो नीति आयोग आई। तो प्लानिंग कमीशन ने भी बहुत अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था बोल के नीति आयोग। देखिए, चेंज इन द गवर्नमेंट होती है तो कुछ गवर्नमेंट अपने चेंजेस लेकर आती है, सो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट। ओके, आगे देखते हैं 5 ईयर प्लान्स का हमको ये आइडिया आया कहाँ से। पहले ना सोवियत यूनियन के साथ भी हो चुका था, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स फॉलो किए और उनको बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ मिली। तो इंडिया को लगा यार हम भी इस चीज को फॉलो करके देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में, और लास्ट 5 ईयर कब आया? 2012 में। इसके बीच में बहुत सारे प्लान्स बने, कुछ एक साल के एनुअल प्लान्स भी बने, कुछ एक आधी साल कोई गैप भी हो गया था जहां पर कोई प्लान्स नहीं था, अगेन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट, राइट। डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट गोल्स। देखिए, हर बार हम एक 5 साल का जब प्लान बनाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि अच्छा इस 5 साल में मुझे ये गोल अचीव करना है, राइट। तो डिफरेंट प्लान, डिफरेंट गोल, डिपेंडिंग अपॉन नेशन उस टाइम कैसे एक्ट अप कर रहा था। फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्लान एज वेल नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म को देखना। तो 5 ईयर में ऐसा नहीं था, देखिए 5 साल तो शॉर्ट टर्म प्लान ही हो गए ना, तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ही काम कर रहे थे, हम लॉन्ग टर्म पर भी काम कर रहे थे, जो कि हर बार गोल नेक्स्ट प्लान में कैरी फॉरवर्ड होता था, राइट। तो लॉन्ग टर्म पे भी काम कर रहे थे, जिनको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पर भी फोकस किया। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज बेसिकली जो इकोनॉमिकल स्फेयर्स पर भी काम करता है और सोशल स्फेयर्स पर भी काम करता है। इकोनॉमिकल स्फेयर्स मतलब क्या? एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स पर। एंड आपके सोशल मतलब क्या? हेल्थ और एजुकेशन पर। ओके, तो हम ओवरऑल पे काम कर रहे थे। हमको ऐसा नहीं था कि हमको एक ही सेक्टर पे काम करना है, दूसरे सेक्टर को हम ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर है आपको? अब देखते हैं हमको इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड क्यों थी। क्योंकि हमको पता है ब्रिटिशर्स ने हमको एज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी छोड़ दिया था। जीडीपी हमारी ग्रोथ जो थी वो काफ़ी लो थी, राइट। हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर सिर्फ नहीं छोड़ सकते थे कि ठीक है ऑटोमेटिकली अब डिमांड होगी, हम सप्लाई तो कर ही रहे हैं तो मार्केट हमारा वापस से राइज अप हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमको क्या चाहिए था? अब एक कोई बिग पुश चाहिए था, पीछे से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लगाए ताकि पैसा इकोनॉमी में वापस रेगुलेट हो। और इतना बिग पुश और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं ही लगाने वाले थे, क्योंकि उनके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं था, और अगर जिनके पास था भी तो उनका सेल्फिश मोटिव था, तो वो क्यों गवर्नमेंट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, राइट। तो हमको गवर्नमेंट को तो बीच में लेकर आना ही था, तो हमको प्लानिंग तो करनी ही थी, राइट। कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
needed big investment that could only be provided by the गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ही ऐसा कुछ कर सकती है ताकि वो वापस से इकोनॉमिक प्लानिंग करे, वापस से जीडीपी ग्रोथ हमारी धीरे धीरे आगे बढ़े। ओके अब एक बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत कुछ दिया और जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ जो थी वो मल्टीपल टाइम्स बूस्ट हो गई थी। ही वॉज प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑल्सो नोन एज पीसी महालनोबिस। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, राइट। मेजर कंट्रीब्यूशन उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपना प्लान इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने एक मॉडल बनाया था कि भाई एक अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करते हैं जो कि कंजम्पशन गुड्स बनाती है। बेसिकली अगर देसी भाषा में बात करूं तो ऐसी इंडस्ट्रीज हम अपने देश में खुद खड़ा करते हैं जो कि कंजम्पशन गुड्स बनाती है, तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हम इंडस्ट्रीज डेवलप कर लेंगे तो हम बल्कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कंजम्पशन गुड्स तो सबको लगते हैं, राइट, और उस अगर बेसिक नेसेसिटी को भी हमको इंपोर्ट करना पड़े तो जबरदस्ती हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ओके उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट है कि यहाँ चले गए तो लाइफ सेट है बिल्कुल। स्टार्टेड अ जर्नल नोन एज संख्या ऑल्सो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये MCQs में बहुत ज्यादा आता है तो प्लीज आप ये अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी पॉइंटर्स है बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर, कि भाई कैसा मेरा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कैसे मैं रिसोर्स एलोकेट करूंगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ये तो बड़े इकोनॉमिकल टर्म्स हो गए, राइट। इसको देसी भाषा में समझाऊं, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैसे मेरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, किसके हाथ में कंट्रोल होगा, कौन इंटरफेयर कर सकता है, कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन मतलब क्या गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्या गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। एंड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब होता है कि भाई रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे लोगों को। अगर सपोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। लेबर के बदले में वेजेस मिलेंगे, राइट, वेजेस किस फॉर्म में मिलेंगे, कितने मिलेंगे। सो इन सबका डिसीजन जो होता है, इसका कंपाइलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली कि कैसे ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, राइट। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज कर लूं, या फिर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज कर लूं, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज कर लूं। अब ये तीनों कौन है भाई, इनको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये तीनों कौन है, फिर आप ही खुद समझ जाएंगे कि इंडिया के लिए क्या एप्ट था और इंडिया ने किसको अडॉप्ट किया। देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। इस पे तो बहुत ही लैंग्वेज बेस्ड हो गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर है, गवर्नमेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है। देखिए 2 ही अथॉरिटीज हो सकती है, या तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर हो या तो इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर हो, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर इंडिविजुअल्स अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, उनको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सप्लाई करना है, वो खुद डिसाइड करते हैं। ओके सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल्स ही ओन कर रहे हैं एंड आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। वो खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पर होता है। देखिए इंडिविजुअल्स हैं, मैं यही सोचूंगी कि भाई मैंने किसी का भी ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सोशल वेलफेयर करूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं प्रॉफिट कमाना चाहती हूं, दैट इज माय प्रॉफिट मोटिव। तो ये इनका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, ये प्रॉफिट मोटिव ओरिएंटेड होता है। लेबर सस्ती है, मैं लेबर ओरिएंटेड टेक्निक्स लगाने लग जाऊंगी, राइट। इफ लेबर इज चीप, मैं लेबर इंटेंसिव मेथड्स लगाने लग जाऊंगी। मुझे कैपिटल सस्ती लगेगी, मैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स लगाने लग जाऊंगी। बेसिकली अगर मैं एक सप्लायर हूं और मुझे प्रॉफिट मोटिव चाहिए तो मैं कॉस्ट कट करूंगी, तो जिसमें मुझे लगता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा मैं वो काम करने लग जाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब कि मैं किसको सामान बेच रही हूं। सिंपल लॉजिक है, जिसकी खरीदने की क्षमता है। भाई मैंने तो ये प्राइस इतना रखा है, तुम खरीद पा रहे हो तो ठीक है, नहीं खरीद पा रहे हो तो मत खरीदो, राइट। इसमें मैं ये नहीं सोचूंगी, या एज एन इकोनॉमी हम ये नहीं सोचने पे मजबूर करेंगे कि अगर पुअर सेगमेंट पीछे रह गया तो वो पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर पे रूल्ड होती है ये कि जो खरीद सकता है, जिसकी एबिलिटी है पे करने की, वो पे करे और सामान खरीदे।
रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है बिल्कुल ही पिक्चर में नहीं रहती है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को ही मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए ऐसा इकोनॉमी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरिट होगा तो कुछ ना कुछ डीमेरिट भी होगा ही। आइए देखते हैं मेरिट और डीमेरिट। देखिए मेरिट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट, भाई अपना इंटरेस्ट तो पूरा अच्छे से फॉलो और कंप्लीट हो रहा है। प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज्ड है क्योंकि मैं वही गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ जिसमें मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिल रहा है। और जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि पैसा इकोनॉमी में आएगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे तो जीडीपी ग्रोथ अच्छे से एक्सेलरेट होगी। डीमेरिट क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट इग्नोर हो रहा है, क्योंकि मेरे को तो सारे लोगों का इंटरेस्ट देखना है, तो लेकिन वो तो इग्नोर हो रहा है। वही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। नीड्स ऑफ रिच तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नीड्स ऑफ पुअर को तो हम इग्नोर कर दे रहे हैं, राइट। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? इंडिया में पॉपुलेशन का रेशो कैसा है, जहां पर पुअर लोग ज्यादा हैं, रिच लोग कम है। अगर मैं ये इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट कर लूंगी तो क्या होगा, रिच की नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी तो रिच तो और रिच होते चले जाएंगे, और जो मेरा मेजॉरिटी है पुअर सेगमेंट, उनकी डिमांड्स तो कंप्लीट ही नहीं हो रही, तो वो तो और नीचे चले जाएंगे, तो गैप बिटवीन रिच और पुअर तो बिल्कुल बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्या ये मॉडल मेरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है? मेरी इकोनॉमी इन द सेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल विल बी लेफ्ट बिहाइंड, राइट। तो ये कैपिटलिस्ट मॉडल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ चल रहा है करेंटली? यूएसए इज द एग्जाम्पल, वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही है। क्लियर है आपको? अब आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ओके। अब देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट, सोशल वर्ड से ही आपको कुछ ना कुछ थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो सबके पास होते हैं। कलेक्टिव मतलब क्या, कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो मेजर शेयर होता है। इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। उनका एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर। अब वो वही काम करेंगे जिससे कि सबका भला हो, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, सिर्फ रिच का नहीं, सिर्फ पुअर का नहीं, सबका भला हो, मेरी इकोनॉमी एज अ होल ग्रो करे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस रहता है, बिल्कुल होल्ड करके रखती है कि नहीं जो मैंने बोला है वही काम होगा। अब ये भी बिल्कुल एक्सट्रीम केस है, राइट। इसमें भी कुछ मेरिट्स होंगे, इसमें भी कुछ डीमेरिट्स होंगे। देखिए मेरिट क्या है? अचीव्स इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डेफिनेटली सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, तो इक्वालिटी तो होगी। एंड ग्रोथ इज इंक्लूसिव, कि सबको ग्रोथ का पार्ट बनाया गया है, सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं। डीमेरिट क्या है? जीडीपी ग्रोथ प्रोसेस बहुत स्लो होगा, डेफिनेट स्लो होगा। जब हम सबको साथ में लेकर चलते हैं ना तो ग्रोथ प्रोसेस स्लो हो जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था कि रिच सेगमेंट तो फटाफट ग्रो कर जाएगा, तो उनके बेसिस पर जीडीपी ग्रो हो जाएगी, लेकिन एक मेजॉरिटी पोर्शन भी तो छूट रहा था, राइट। एंड नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मोटिव। देखिए इस वजह से ही पहले चाइना और सोवियत यूनियन भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के फॉर्मेट को यूज कर रहे थे, लेकिन उनको समझ आया भाई बहुत स्लो प्रोसेस है जीडीपी ग्रोथ का, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने आप को सोशलिस्ट से उठकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सोवियत यूनियन एंड चाइना शिफ्टेड इट्स मॉडल फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो बेसिकली जिससे शिफ्ट किए हैं उसके डीमेरिट, जिस पर शिफ्ट किए हैं उसके मेरिट, मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स और सोशलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 मार्कर क्वेश्चन आराम से ये बन सकता है, राइट। तो क्या इंडिया ने इसको फॉलो किया? इंडिया को लगा यार ये तो बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो कर देगा, वैसे ही हम बहुत ज्यादा नीचे हैं, हमारी वैसे ही डिसमल है इकोनॉमी, राइट। मुझे ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें जीडीपी ग्रोथ भी फास्ट हो और मेरे जो पुअर सेगमेंट के लोग हैं वो भी ना छूटे। तो वो कौन सा मॉडल है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon so that you can get notified. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहिए ताकि सिलेबस आराम से कवर होता रहे। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।